हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी पर चलेगी। ठीक है, अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की जाएगी। इसका पहल जो है उद्देश्य अयोध्या को एक मॉडल और सौर शहर में बदलना है और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है। यूपी नेडा ने जो है सौर नाव विकसित की है। इसके नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है और 30 यात्रियों को बैठने की क्षमता है इस नाव में। ठीक है, और ये जो नाव है नया घाट से संचालित हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं हम सरयू नदी की। सरयू नदी जो है इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका उपनाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी भी कहा जाता है सरयू नदी को। भारत के उत्तरी भाग यानी कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से ये उत्पन्न होती है और शारदा नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से होकर ये गुजरती है। ठीक है, जहां पर सौर ऊर्जा संचालित नाव अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है भारत का। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2024 में दुनिया में 145 देशों की सेना की क्षमताओं का विश्लेषण जो है कर रैंकिंग जारी की है ग्लोबल फायर पावर ने। उसके अनुसार जो है अमेरिका सैन्य क्षमता जो है सबसे शक्तिशाली देश है। प्रथम जो है अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद चीन है, उसके बाद भारत और पांचवें नंबर पर साउथ कोरिया है। ठीक है, इसमें जो है टॉप 5 देशों के सैन्य क्षमता, टॉप 5 देशों के जो है सैन्य क्षमता की लिस्ट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं और भारत के पास 4,641 टैंक और 606 लड़ाकू विमान हैं। इस लिस्ट में 60 से ज्यादा पैमाने के आधार पर रैंकिंग की गई है और पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। भूटान की सेना दुनिया की सबसे कमजोर सेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो उसका आंसर से हो जाएगा 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में 53 लोग घायल होते हैं और 19 मौतें होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 12% बढ़कर 4.6 लाख से अधिक हो गई है। इसको जो है 2030 तक 50% तक कम करने की लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल बने हैं। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल 34 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। उन्होंने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुल्बिक को जो है हराया है और अलेक्जेंडर बुल्बिक जो को हराकर जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इससे पहले रमेश कृष्णन ने 1989 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैट्रस वेलेंडर को हराया था। बात कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल की, तो हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक जानकारी। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। शुरुआत जो है 1905 में हुई थी और जनवरी में मेलबर्न में आयोजित होता है और पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सर्वाधिक नोवाक जोकोविच ने 10 बार जीता है और महिला वर्ग में सर्वाधिक मार्टिन कोर्ट ने 11 बार जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी को जो है 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नए शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी सहित पाली और प्राकृतिक को संरक्षित किया जाना चाहिए। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा और तेलुगु, मलयालम और ओडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2004 में तमिल को पहली शास्त्रीय भाषा बनाया गया। उसके बाद 2014 में ओडिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है शामिल किया गया था 2014 में। ठीक है, तो ये 6वां जो है शास्त्रीय भाषा है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में शुरू हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसका थीम रखा गया है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ठीक है, इसका थीम रखा गया है। उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का सम्मान करना है। यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है और ये जो महोत्सव है 2015 से आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा जो है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने जो है किस बीमारी के लिए CHADO-1 निपाह बी वैक्सीन का नाम मानव परीक्षण रूप जो है शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निपाह वायरस, यानी कि यहाँ पे निपाह बी दिया गया है तो निपाह वायरस के लिए ही होगा। ठीक है, तो निपाह वायरस के लिए जो है मानव परीक्षण शुरू किया गया है वैक्सीन का। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने CHADO-1 निपाह बी वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू किया है और ये निपाह वायरस के लिए पहला मानव टीका होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। परीक्षणों में 18 से 55 वर्षों की आयु के व्यक्ति जो हैं इसमें शामिल होंगे। बात कर रहे हैं हम निपाह वायरस की, तो निपाह वायरस जो है एक जूनोटिक वायरस है। चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैलता है, यानी कि चमगादड़ जो फ्रूट्स को जो बाइट करता है उससे जो है हम खाते हैं या इन्फेक्टेड फ्रूट्स हम खाते हैं तो उससे जो है हमारे बॉडी में वायरस जो है एंटर करता है और इन्फेक्ट करता है। लक्षण हम देखें तो लक्षण जो है सिर दर्द, उल्टी जैसा लगना और सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना जो है ये इसका प्रमुख लक्षण है। निपाह का पहला मामला जो है 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में हुआ है। ठीक है, हुआ था, इसलिए जो है निपाह वायरस रखा गया है उसके नाम पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में मनाया गया है कनुमा। तेलंगाना में लोगों के संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश में भी मनाए जाते हैं और फसल उत्सव मकर संक्रांति के तीसरे दिन आता है। इस अवसर पर ग्रामीण लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। भारत के कुछ प्रमुख फसल त्योहारों की हम बात करते हैं। बैसाखी जो है पंजाब और हरियाणा में मनाए जाते हैं। बंगाला मेघालय और असम में मनाया जाता है। नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है और ओणम केरल में मनाया जाता है। विशु केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं।
इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जी हैं। विधान परिषद की सीट जो है 40 सीट है। विधानसभा की 119 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में किया जा रहा है मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 23 जनवरी को नवनिर्मित मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं और अलंगनलूर जो के आसपास जो है स्थित इस स्टेडियम का नाम पूर्व सीएम एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। बैठने की क्षमता 5000 से अधिक होगी और 44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है स्टेडियम। बात करें हम जल्लीकट्टू की, तो जल्लीकट्टू के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है और पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। बैलों से जो है इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो हैं वे कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। चेन्नई के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद की चीन के विश्व चैंपियनशिप डिंग लिरेन को हराकर विश्वनाथन आनंद से जो है आगे निकल गए हैं। वे भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की यानी कि फिडे की। तो शुरुआत जो है 1924 में पेरिस से की गई थी और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष अर्कडी डोकोविच जी हैं और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद जी हैं। तो अभी जो है सबसे एक यानी कि भारत के नंबर 1 खिलाड़ी जो है शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद जी हैं, ये आप याद रख सकते हैं। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर को देखने के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और इसका आंसर देना हो तो आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में शुरू की गई है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा को चुना गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने शुरू किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व बना है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दावोस में शुरू हुई है। भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर से किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को चुना गया है। बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला की मतलब राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सेशन ने जीता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि एनएसओ के अनुसार FY24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.3% से बढ़ सकती है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।